नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणवी, जय माँ भारती। और दोस्तों ठीक ठाक हो सारे, राजी कुशल मंगल। आप सब की दुआओं के कारण बारिश हो गई है और बारिश होने के कारण आज की क्लास भी उत्तम क्वालिटी की रहेगी, क्योंकि पसीना आएगा नहीं, गर्मी लगेगी नहीं, और गर्मी नहीं लगेगी तो ध्यान बटेगा नहीं, सारा का सारा ध्यान क्लास में ही रहेगा। ठीक है, आपका भी और मेरा भी। ठीक है जी, शुरू करते हैं क्लास को। और टॉपिक का जो अपना चैप्टर है उसका अंतिम टॉपिक है अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। आप सबने सुना भी है और जाना भी है, समझ रहे हो। अब इसको समझते हैं बिल्कुल डिटेल में कि वाष्पीकरण होता क्या है और इससे रिलेटेड कितने सवाल पेपर में बन सकते हैं। ठीक है भाइयों, अब कई बच्चों को मैं फिर कह रहा हूं, अगर विश्वास नहीं है कि ये चीजें पेपर में आएंगी तो फिर पढ़ने का और इस चैनल के साथ जुड़ने का कोई भी अभिप्राय नहीं है। आप इस चैनल को अभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे ब्लॉक कर सकते हो और दूसरे बच्चों को ये बता सकते हो कि इस चैनल पर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, टेंशन नोट, जी से लो बस। ठीक है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं कि इन चीजों के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने 9th नहीं पढ़ी तो आप 12th कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो। अब 12th में आप सब पढ़ते हैं, 12th क्लास में सबसे आसान चैप्टर होता है केमिस्ट्री का पॉलीमर। सबने पढ़ा है पॉलीमर नाम का चैप्टर। और वैसे ही आपने एक सेलुलोज भी पढ़ा होगा। अब सेलुलोज बनता किससे है? ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज का ही एक प्रकार का पॉलीमर है। तो अगर आप लोगों ने 6ठी क्लास में ग्लूकोज को ना पढ़ा होता, नहीं पढ़ा होता, C6H12O6 6ठी क्लास में पढ़ा है ग्लूकोज, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा आई है सेलुलोज की, और 12वीं तक जाते जाते ये पता लगा कि सेलुलोज वो एक प्रकार का पॉलीमर है। आपने धागा देखा हुआ, धागे आते हैं, वो एक प्रकार के पॉलीमर ही होती है, पॉलिएस्टर। जिनके आगे पॉली लगा होता है वो पॉलीमर ही है। पॉलीथीन होता है ना। तो ये चीजें दोस्तों कहाँ से पढ़ते हैं, हमें कहाँ से पढ़ने को मिलेंगी? ये पढ़ने को मिलेंगी जब हम बेस की तैयारी करेंगे। ठीक है ना, और बेस की तैयारी के लिए ही ये क्लासेज हम प्रदान कर रहे हैं। इन क्लासेज के खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, जिसमें रेलवे के और HSSC के एग्जाम्स लेंगे जो पहले आए हैं। तो एक बार बेस बनाएं। अब इवेपोरेशन को समझते हैं दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखना है, आप सब जानते हैं कि हम मैटर पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं। दुनिया में हर चीज पदार्थ है, और पदार्थ का निर्माण होता है पार्टिकल्स से, यानी कणों से। और कणों का एक नेचर होता है, कण कभी भी रेस्ट पर नहीं होते, कण हमेशा मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। और मूव करने के कारण उनके अंदर एक ऊर्जा आती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। इतनी बात आप सबको समझ में आई, ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब एक चीज मान के चलिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आप सब जानते हैं भली बाती कि जो भी अपना पदार्थ है उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, और वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। सीधी सी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। और अगर टेम्परेचर घटेगा, तापमान अगर घटेगा, तो गतिज ऊर्जा जो है वो भी अपने आप में घट जाएगी। ठीक है जी। अब ये जो अपना लिक्विड है, आप एक चीज देखो, इनमें सबसे आजाद कण कौन से हैं? ऐसे कण जो आजाद हैं, जिन पर कम दबाव है, कम बाउंडेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या ये पार्टिकल नीचे वाले आजाद हो सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि इसके नीचे तो जो ये जिस पात्र, जिस बर्तन में डले हुए हैं उसकी तली आ जाएगी और ये बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये पार्टिकल आसानी से आजाद हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल्स ने इनको बांध रखा है। क्या ये पार्टिकल्स आसानी से आजाद हो सकते हैं? नहीं जनाब। इन पार्टिकल्स को आजाद करने के लिए आपको इसको हराना पड़ेगा और इस पार्टिकल को हराना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ये चीज है। लेकिन ये जो पार्टिकल, जो ऊपर पार्टिकल्स हैं, इनका ऊपर से तो बिल्कुल फ्री हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं है फिलहाल, लेकिन नीचे है। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ज्यादा आजाद हैं, ये ज्यादा हिल सकते हैं। तो जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस का मतलब है जो लिक्विड के सतह पर पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा आजाद होते हैं और उनके पास ज्यादा
गतिज ऊर्जा होती है, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी तो ये यहां से आजाद होके चले जाएंगे, यहां से आजाद होके चले जाएंगे, और यहां से आजाद होके उड़ने की जो इनकी प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण या फिर इवेपोरेशन। इतनी बात समझ में आई है। देखो दोस्तों, ये पार्टिकल्स का लिक्विड से सीधा बाहर जाना यानी गैस बन जाना, यही है ना। लिक्विड से पार्टिकल आजाद होंगे तो क्या बनेंगे, गैस बनेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसको हमने पढ़ा था बॉइलिंग, और एक बॉइलिंग एक बिंदु पर होती है, जिस बिंदु पे होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो प्रोसेस है, अब मैं बोलूं पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, उबलना स्टार्ट करता है, ये बात है या नहीं है। परंतु वाष्पीकरण जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, कहीं किसी भी तापमान पर हो सकता है। आप एक काम करना, अगर आप सर्दियों के अंदर भी एक कटोरी के अंदर पानी डाल के छोड़ेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आप नोट करोगे उस पानी की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों होती है, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स बाहर जाते रहते हैं, हवा गैस बनते रहते हैं, वेपर बनते रहते हैं, और वेपर बनने की इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई है, समझ में आया जी इवेपोरेशन क्या होता है, शाबाश। अब आगे समझते हैं कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, किन किन कारणों से इवेपोरेशन प्रभावित होता है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आप लोगों ने देखा है कि इवेपोरेशन जो है, अब प्रश्न क्या बनेंगे पेपर में, इवेपोरेशन कैसी प्रक्रिया है, तो इवेपोरेशन आप सब ने देखा कि सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, जो सतह पर होती है, और सतह पे होने के कारण इसे सरफेस फिनोमिना कहते हैं, या इसको आप ऐसा फिनोमिना कह सकते हो जो सरफेस पर हो यानी सतह पर हो, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो ये पृष्ठीय फिनोमिना है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई। अब इसके एक बात समझ में आई। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर होता है, और क्यों होता है उसका कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आजाद होते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के कारण वो गैस यानी वेपर बन जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। तो दो बात समझ में आई, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। दूसरी बात, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। अब बातचीत करेंगे कि कौन कौन से कारक इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, किन किन कारणों से हमारा वाष्पीकरण जो है वो प्रभावित होता है। बिल्कुल जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे सभी छात्र और छात्राएं। पहला कारण है सरफेस एरिया। ठीक है जी, सरफेस एरिया को हम बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, जो पृष्ठ है हमारा। अभी आप देखो, अब ये कटोरी है, छोटी कटोरी है, अब छोटी कटोरी के अंदर पानी है, ठीक है। अब सरफेस पर तो थोड़े से पार्टिकल है, तो थोड़े पार्टिकल तो थोड़े आजाद होंगे, और थोड़े आजाद होंगे तो थोड़ा वाष्पीकरण होगा। लेकिन अगर मैं यही पानी तसले में डाल दूं, ये तसला है और तसले के अंदर मैंने पानी डाल दिया, अब आजाद तो यही सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे, इन्हीं के अंदर ज्यादा मूवमेंट होगी, इन्हीं के अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें ज्यादा आजाद होंगे, इसमें ज्यादा आजाद होंगे, इस तसले में ज्यादा आजाद होंगे, ज्यादा आजाद, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा बाहर, तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो सीधी सी बात समझ में आई कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये प्रश्न बन सकता है साथियों ऐसे कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। कारण आप लोग जान गए हो। इसीलिए आप एक बात देखना, अगर आप कपड़ा सुखा रहे हो, देखो ये कपड़ा मेरे पास है जिससे मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, अगर मैं इसको गीला करके ऐसे ही सुखा दूं, ऐसे ही रख दूं, तो ये लेट सूखेगा, है ना। और इसको ऐसे फैला के सुखाऊं
तो ये जल्दी सूखेगा। क्यों सूखेगा? सीधी सी बात है, फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या है, वाष्पीकरण भी बढ़ गया, और वाष्पीकरण बढ़ने से क्या, जल्दी सूख गया, सीधी सी बात। दूसरा जो कारक है जो इसको प्रभावित करता है मेरे बहन और भाइयों, दूसरा कारण है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नमी। अब सीधी सी बात समझते हैं, नमी क्या होती है। सब लोग जानते हैं कि जैसे मान के चलें कि ये हमारा वातावरण है, ये हमारा पर्यावरण है, ठीक है, और पर्यावरण के अंदर हवा होती है, और हवा में कुछ पानी के कण होते हैं, समझ रहे हो ना, होते या नहीं होते, सीधी सी बात है, या इनको बोल सकते हैं जल वाष्प। अब ये जो गैस बनी थी, गैस बनेगी वो कहां जाएगी, अभी वो एनवायरनमेंट में तो जाती है, वातावरण में, तो जल वाष्प होते हैं, और इन्हीं जल वाष्पों के कारण हमें नमी महसूस होती है। इतनी बात समझ में आई है। अब ये जो हवा है ना, इसका एक गुण है, ये थोड़े ना कि आप इसमें अनलिमिटेड वाटर वेपर यानी अनलिमिटेड जल वाष्प डाल दोगे। इसकी एक लिमिट होती है कि हवा ये थोड़ी ना गीली हो जाएगी, हवा गीली थोड़ी ना हो सकती, इसकी लिमिट है जल वाष्प करने की। अब मान के चलो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, हवा के अंदर नमी ज्यादा है। आप देखना बारिश का मौसम जो होता है, बारिश के मौसम के तुरंत बाद या सर्दियों में जब ओस पड़ती है, तो ओस पड़ती है उस टाइम ह्यूमिडिटी यानी नमी ज्यादा होती है, तो कपड़े लेट सूखते हैं। क्यों लेट सूखते हैं? क्योंकि ये जो वाष्प कहां जाएंगे, एनवायरनमेंट में जाएंगे। लेकिन सर्दियों में या बारिश के वातावरण के दौरान जो जल वाष्प होते हैं वो वातावरण में पहले से ही ज्यादा हैं, तो ये कम जाएंगे, और कम जाएंगे तो सीधी सी बात है इवेपोरेशन कम होगा। तो सीधी बात, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा, नमी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण समझ में आया होगा, आया है ना जी, ठीक है। अब देखो जनाब, आगे की बात करते हैं, खेल। देखो आगे का खेल क्या है, तीसरा कारक है विंड स्पीड। हवा की जो स्पीड है, हवा की जो गति है, वो भी निर्धारित करती है इवेपोरेशन को। अच्छा एक चीज बताओ, ये तार है, इस तार पे मैंने कपड़ा सुखाया, ये दूसरी तार है, इस तार पे मैंने दूसरा कपड़ा सुखाया है, ठीक है भाई। तो आप एक चीज बताओ, इसमें हवा बहुत तेज चल रही है और इसमें हवा बहुत धीरे से चल रही है, जल्दी बताओ कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? आपका सीधा सीधा मतलब होगा जी, अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। जल्दी सूखने का मतलब क्या है, जो इसके अंदर पानी है वो बाहर चला गया, और उसी को क्या बोलती है, इवेपोरेशन। तो विंड की स्पीड, हवा की स्पीड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वाष्पीकरण भी क्या है, ज्यादा हो जाएगा। अब मेरा आप लोगों को जो सवाल है, सब जानते हैं, ये आसान सा प्रश्न है, हवा की स्पीड अगर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन क्यों, कारण समझो। अब एक चीज देखो, ये हवा, हम पढ़ा, मान लो एनवायरमेंट है, ये एनवायरनमेंट है, यहां हवा है, हवा के अंदर जल के वाष्प हैं यानी वाटर वेपर है। अब तेज हवा चली, मान लो पेड़ ने तेज हवा चला दी, तेज हवा चलने से क्या होगा, ये वाटर वेपर जो हैं ये उड़ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। दूर जाने से यहां ये हवा खाली होगी या नहीं होगी, इसमें वाटर वेपर्स की कमी आ गई या नहीं आएगी, और वाटर वेपर्स की कमी आ गई तो कहीं ना कहीं से ये लेंगे, और तभी क्या होता है, उन्हीं कपड़ों से ये वाटर वेपर ले लेते हैं, और वाटर वेपर यहां से निकलने का मतलब है कि ये सूख गया कपड़ा, बस सीधी सी बात समझ में आई है या नहीं आई? या कई बार एक चीज आपने नोट की होगी, आपने नोट किया होगा कि जैसे आपने सिर के ऊपर एक कपड़ा, मान लो आप हो और धूप में जा रहे हो, और उस दौरान आप लोगों ने एक कपड़ा जो है वो पानी में भिगो के अपने सिर के ऊपर रख लिया, तो जितनी तेज हवा चलती है वो जल्दी सूखता है, ठीक है। उसका कारण यही तो है, काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, जगह खाली हो जाती है, वहां ये पार्टिकल्स आने का प्रयास करते हैं, दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीन कारण थे साथियों। एक प्रश्न और बनता है इस चैप्टर से, वो और पढ़ेंगे अब। वो प्रश्न ये, मैं एक बार एक चीज बता दूं, इस चैप्टर को करने के बाद मैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं एक अपने जो पेपर में बनने लायक प्रश्न है, जो अपने ऑप्शन वाइज और करवाऊंगा दोस्तों। अब देखो, अब इवेपोरेशन है,
वो एक कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग मतलब एक ठंडा करने वाली प्रक्रिया है, उसके दौरान मनुष्य को ठंडा महसूस होता है। आप खुद देख लो यार, आप खुद देखो, ये मान लो आप हो, अभी ट्राई कर लो घर पे जाके। आप इस दौरान क्या करना, अपने सिर पे गीला कपड़ा रखना पानी में भिगो के, ठीक है, और धूप में भी चले जाओगे तो भी आपको ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा भाई, इतनी बाहर गर्मी है और गीला कपड़ा रखने से आपको ठंडक महसूस हो रही है। क्यों हो रही है, वो इवेपोरेशन के कारण ही तो हो रही है। अब इवेपोरेशन के कारण ठंडक महसूस क्यों होती है, ये भी दिमाग खराब कर गई ये चीज, ठीक है। आपने देखा होगा नेल पेंट लगाती हैं लड़कियां, हर तीसरे दिन चेंज भी कर देती हैं। अब उसको रोज ब्लेड से उतारोगे तो नाखून खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में। अब एक आता नेल पेंट रिमूवर आता है ना, और उसी नेल पेंट रिमूवर को जब हाथ पे रखते हो तो ठंडा ठंडा महसूस होता है हमें। क्यों होता है, इवेपोरेशन के कारण। अरे इससे भी सस्ता प्रयोग करके देख लो, अब लड़के वो नेल पेंट रिमूवर कहां से लेके आएंगे। आप एक काम करना, पेट्रोल को अपने हाथ पे रख के देखना, ठीक है, और पेट्रोल को जब अपने हाथ पे रख के देखोगे तो अभी आपको ठंडा महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेट्रोल के जो सरफेस के कण हैं वो इवेपोरेट होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और इसके कारण हमें ठंडा महसूस होता है। लेकिन क्यों इवेपोरेशन, कूलिंग प्रोसेस क्यों है, कारण जानने का नाम साइंस है, ठीक है। अब जानते हैं क्या है फंडा। अब देखो साथियों, आप सब जानते हैं, पेट्रोल से ही बात लेके चलते हैं इस चीज को। माना कि आपकी हथेली के ऊपर ये पेट्रोल है, और पेट्रोल की सबसे ऊपर वाली जो सतह है, इस सतह पर जो भी कण है उनके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि उन दबाव नहीं है ना, किसी का भी दबाव नहीं, तो ये पार्टिकल बाहर जाने का प्रयास करेंगे, और बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो गैस बन जाएंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन अब ये बाहर जाएंगे ना कुछ ऊर्जा तो लगेगी, बात समझ रहे हो, ऊर्जा लगेगी। अब ऊर्जा लगने का मतलब है क्या, इस पेट्रोल के पास जो बाकी जो भी कण बच गए उनमें ऊर्जा की क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों आ गई भाई ऊर्जा की कमी, क्योंकि इन पार्टिकल्स ने बाहर निकलने के लिए ऊर्जा खर्च दी, ठीक है ना। अब ऊर्जा खर्चने के कारण इन्हें, इन पार्टिकल्स को बराबर ऊर्जा चाहिए, तो ये वातावरण से ऊर्जा ले लेते हैं, बात समझ में आई। और वातावरण से ऊर्जा लेने के कारण जो वातावरण की गर्मी है वो इनके पास चली जाती है, और गर्मी चली गई तो यहां तो ठंडक होगी, इसी कारण हमें ठंडक महसूस होती है। इवेपोरेशन के कारण हमें ठंडक महसूस होती है, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो साथियों, आशा करते हैं आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, और मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि आप एक चीज करना, आप लोग एक चीज करेंगे, यहां इसमें एनसीईआरटी में ये व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा, इसकी समरी सारांश दिया हुआ है, ये पढ़ने हैं बिंदु, और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बिल्कुल आसान, कोई भी चीज समझ ना आए तो मेरे को बता देना। इसमें बिल्कुल आसान प्रश्न है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, पानी जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, क्यों होता है, आप खुद बता दोगे यार, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है बस, ठीक है। और फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, उस नया चैप्टर शुरू करने से पहले एक वीडियो और आएगी जिसमें इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाएंगे 5-7 मिनट की, ठीक है भाई, ये चीज है। अब एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रश्न दे रखा है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अब देखो भाई, खास बात, मजेदार है यार, साइंस बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। साइंस की एक खास बात है कि साइंस को कभी भी रटना नहीं पड़ता, अब कुछ भी याद मत करो, अपने आप हो जाती साइंस, एक बार समझ लो बस। अब देखो, अरे ये बंदा है और ये दिमाग से थोड़ा सटका हुआ है। सटका हुआ होने का मतलब क्या है, इस बंदे ने कपड़े डाले हुए हैं, वो डाले हुए हैं गर्म कपड़े। गर्म कपड़े कैसे, अब गर्म कपड़े कौन से होते हैं, ऊनी कपड़ों को गर्म कपड़े बोला जाता है, जो वूलन जो क्लोथ्स हैं उनको गर्म बोला जाता है। अब ये मनुष्य है, ये दिमाग से बिल्कुल ठीक है, और इस बंदे ने ठंडे कपड़े डाल रखे। ठंडे कपड़े डालने का मतलब क्या है, इस बंदे ने सूती वस्त्र डाल रखे हैं, मौसम गर्मी का ही है। तो आप एक चीज बताओ, क्यों दोस्तों, क्यों ऊन को गर्म वस्त्र माना जाता है
और क्यों जो सूती वस्त्र होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, उनको हम ठंडे कपड़े मानते हैं। और आप नोट करना कि गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहने जाते हैं। कारण सुन लो आज। अब आप एक चीज देखो, अब ये मनुष्य है, इस बंदे ने क्या डाल रखे जनाब, कॉटन के सूती के कपड़े डाल रखे हैं, सूती कपड़े डाल रखे हैं, तो गर्मी में तब पसीना आएगा। अब देखो भगवान ने भी व्यवस्था कर रखी है, पसीना आएगा, पसीना आने का पानी की सरफेस इवेपोरेट होगा तो हमें ठंडक महसूस होगी और हमारा शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होगा। भाई ये कलाकारी है भगवान की, जबरदस्त इंसान है भगवान। इंसान तो क्या जबरदस्त बंदा है यार। अब देखो अभी बंदे ने कपड़े डाल रखे हैं, पसीना आएगा तो ये कपड़े जो होते हैं ना, सूती वस्त्र के कपड़ों की पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पानी बहुत ज्यादा सोख सकते हैं सूती वस्त्र, और पानी ज्यादा सोखेंगे तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सीधी बात है कूलिंग भी ज्यादा होगी। इसीलिए सूती वस्त्रों में हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। साथियों कैसा लगता है पढ़कर, इस बात का जवाब जरूर दिया करो, ये बात मुझे मोटिवेट करती है और आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं।